सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ मेजरिंग डिवाइस एंड इट हैज़ इट्स यूनिट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास करंट है तो करंट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, एमीटर से, और उसके यूनिट्स हमारे पास होते हैं एम्पियर्स में। इस तरह लेंथ है, मास है, अगर टाइम है तो उसको हम स्टॉप वॉच के थ्रू कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं कि क्या मतलब कितना टाइम लग रहा है स्पेसिफिक रिएक्शन है किसी भी चीज़ के लिए, और उसके यूनिट्स होते हैं सेकंड्स, मिली सेकंड्स, इस तरह से। लेकिन एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, वो एक क्वांटिटी है लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर इमोशंस है, इमोशंस हैं तो सही ना एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते, ऑनेस्टी मेजर नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसके अंदर 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनसे हम मजीद क्वांटिटीज़ को डिराइव कर लेते हैं। जैसे लेंथ है, उसको हम मीटर से मेजर करते हैं, मास इन किलोग्राम्स, टाइम इन सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर्स, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इन केल्विन्स। हमें ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस में गिवन होता है तो केल्विन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें ऐड करना पड़ता है 273, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में, एंड देन लास्ट इज लाइट इंटेंसिटी इन कैंडेला। देन डिराइव्ड क्वांटिटी, जो जितनी भी और फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना अपार्ट फ्रॉम दीज 7 वंस, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और फिर हम उनके जो यूनिट्स होते हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फोर्स है, ये जो लिस्ट है इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा सारी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। अगर फोर्स है वो इसमें नहीं हमारे पास मेंशन ना, इसका मतलब वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन उसके यूनिट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फोर्स और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन्स। अब ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ और ये इनके बेस यूनिट्स। अब हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं इनके अंदर न्यूटन्स नहीं है, न्यूटन्स को हमने कन्वर्ट करना है बेस यूनिट्स के अंदर। फोर्स का मेरे पास मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। सो फोर्स यूनिट्स, अब हम यूनिट्स लिख लेते हैं, सॉरी, न्यूटन इज इक्वल्स टू मास किलोग्राम्स में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो हमारे पास बचेगा के जी एम एस माइनस 2, ये हमारे पास किसके इक्वल है, न्यूटन के इक्वल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो तीन हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स यूज हुए हैं, क्या ये बेस यूनिट्स हैं सारे के सारे, या फिर हमें इन्हें भी कन्वर्ट करना पड़ा है। सो सबसे पहले हमारे पास के जी आ गया, ये बेस यूनिट है, देन मीटर, ये भी बेस यूनिट है, एंड द लास्ट वन इज सेकंड्स, ये भी है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी के क्या यूनिट्स होते हैं, जॉल्स। अब जो जॉल्स हैं उनको हम फर्दर ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, मैं एनर्जी के दो फॉर्मूलाज के साथ ही ट्राई करके देखती हूँ। ओके, तो फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी का यूज करें, वो भी एनर्जी की फॉर्म है, इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, 1/2 का क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है, उसको हम कैंसिल करते हैं, हम इग्नोर करते हैं जब यूनिट्स की बात हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉल। तो जॉल इज इक्वल्स टू kg मास का यूनिट, और वेलोसिटी के यूनिट्स का हमने स्क्वायर लेना है, -1 स्क्वायर। तो जॉल इज इक्वल्स टू kg, ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर मेरे पास ये यहाँ पे है तो इसको ऊपर लाने के लिए इसकी क्या पावर होगी, s की पावर 1, तो इसको हम ऊपर लाने के लिए s-1 कहते हैं। तो ये इसके यूनिट्स हो गए किसके, जॉल के, हमारे पास बेस यूनिट आ गया। अब मैं एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला ट्राई करती हूँ। एनर्जी, एनर्जी वर्क डन की होती है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स के मैंने अभी बेस यूनिट्स फाइंड किए थे, न्यूटन्स, न्यूटन्स का हमारे पास क्या है, के जी एम एस माइनस 2 इंटू डिस्टेंस के हमारे पास क्या यूनिट्स होते हैं, मीटर्स। तो जो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं इंडिसेस के रूल्स में, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। हो जाएगा के जी मीटर, इसका भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, दोनों ऐड होकर मीटर स्क्वायर s-2। अब ये यूनिट और ये यूनिट सेम है क्योंकि दोनों जॉल्स हैं, तो हमारे पास ये बेस यूनिट हो गया। देन प्रीफिक्सेस, लेटर्स यूज बिफोर द एसआई यूनिट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, अगर मैंने फाइंड किया है फॉर एग्जांपल टाइम, तो मेरे पास आ रहे हैं ये इतने सेकंड्स। अब कभी कभी तो अभी तो फिर ये छोटा आंसर है, इसको बड़ा मतलब और बड़ा आंसर हो तो उसे एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको इन पावर्स ऑफ 10 कह सकती हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये है 5 जीरो से आगे 28 के आगे 5 जीरो है, तो मैं इसको कह सकती हूँ 2.8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के बाद हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, तो मैं इसको ये कहूँगी, ठीक है। यानी हमने जब भी लिखना होता है इस फॉर्म में तो डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। पावर 6 हो गया, ये किसमें, सेकंड से। लेकिन अब पावर 6 को मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं चेक करूँगी अपनी टेबल में से, पावर 6 इज नोन एज मेगा, तो मैं इसको ये भी कह सकती हूँ 2.8 मेगा सेकंड्स। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा, मतलब हम पावर जो भी होती है 10 की पावर उसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 3 को फिर मैं 3.0 लिखूँगी, 3.0 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स। ये मेरे पास मीटर्स में, अगर मैं इन मीटर्स को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ 10 की पावर की जगह मैं एक प्रीफिक्स यूज़ कर लूँ, तो 10 की पावर -12 किधर है, पिको पे, तो मैं इसको कह सकती हूँ 3 पिकोमीटर, या फिर मैं इसको इस तरह से, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। Then we have homogeneous equations. Homogeneous equations में क्या होता है कि SI base units on right hand side must be equal to the SI base units on left hand side of the equations. दो equations मतलब दिया हुआ dash is equal to dash, अब उन दोनों चीज़ों के units equal होने चाहिए right और left hand side के। For example मेरे पास ये equation of motion है जो acceleration के formula से derive हुई है, तो अब मैं उसकी ये यूज़ करती हूँ। Okay, v is equals to u plus at, जिसमें v हमारे पास final velocity होती है, u initial velocity है, a acceleration और t time। अब मैं इन सबकी units as it is लिख दूंगी क्योंकि यहाँ पे कोई constant नहीं है, तो मैंने कुछ भी cancel out नहीं किया, सारे units ही हैं। velocity का मीटर पर सेकेंड, और इस वाली का भी velocity का मीटर पर सेकेंड, then acceleration का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का सेकेंड। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ms-1 ms-1, ये ms-2 इंटू एस क्या बन जाएगा। अब हम जब पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो हम इनको ऐड कर देंगे, s-2 इसकी पावर 1 है, -2 + 1 इज -1। तो अब मेरे पास ये 2 ms-1 क्यों नहीं आया, क्योंकि हम यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते और नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो हम बस अगर मतलब सेम है ना तो वो सेम एज इट इज आ जाएगा। सो मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है कि राइट हैंड साइड के यूनिट्स इक्वल हैं लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स के, इसका मतलब ये इक्वेशन होमोजीनियस है। हम कोई भी फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो होमोजीनियस फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूज़ करके देखूँ कोई फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE इज इक्वल टू mgh। GP क्या, एनर्जी, एनर्जी के मैंने अभी यूनिट्स ऊपर फाइंड किए क्या थे, kg m2 s-2। अब मैं इस फॉर्मूला के थ्रू मुझे यही यूनिट्स अगर मिले तो इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो मास क्या होता है kg, ग्रेविटी क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी के वो यूनिट्स होते हैं जो एक्सेलरेशन की होती है क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है, और फिर हाइट होती है इन मीटर्स,
पावर 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगी, जो सेम यूनिट्स होते हैं सिर्फ वो ऐड हो सकते हैं। क्या था kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू kg, ये ऐड हो गया मीटर स्क्वायर और ये पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों यूनिट सेम है, लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट्स और राइट हैंड साइड की यूनिट्स इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ओके देन हमारे पास आ रही है नॉन, अच्छा पहले हम चेक कर लेते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन जब हम चेक करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। जब हम किसी इक्वेशन की होमोजीनिटी चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें बता रहे हैं कि इक्वेशन वैलिड है या नहीं। अब मैंने ये फॉर्मूला टेस्ट किया, इनकी इक्वेशन इनकी सॉरी यूनिट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इक्वेशन वैलिड है, ये करेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें किसी फॉर्मूला पे शक हो तो हम उसकी होमोजीनिटी चेक कर सकते हैं। फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिनके एसआई बेस यूनिट्स ऑन राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल टू द एसआई बेस यूनिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल जीपीई इज इक्वल्स टू mgh स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन अगर मुझे फिर भी कंफ्यूजन है कि mgh था mgh स्क्वायर, तो फिर मैं चेक कर सकती हूँ। अब जीपी क्या है, वर्क डन है, वर्क डन होती है एनर्जी, तो इधर मैं लिखूंगी फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं कोई भी और फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, डायरेक्ट एनर्जी की यूनिट्स भी लिख सकती हूँ। और यहाँ mgh स्क्वायर, और फिर मैं सारे यूनिट्स चेक करूंगी। ऑब्वियसली मुझे पता है कि हाइट का स्क्वायर लिया है, तो यहाँ का 1 मीटर, यहाँ के 1 मीटर से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे kg मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये यूनिट्स हमारे पास नहीं है सेम, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है और ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। देन फाइंडिंग एन अननोन पावर। अब हमने बेसिस को सेम बनाना है और फिर हम उनकी पावर्स को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल f इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर रो वी के, ये मैंने एग्जांपल लिया और भी इस तरह की डिफरेंट हो सकती है। सो इसके अंदर अच्छा फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन है, और रेडियस है, आर रेडियस है, रेडियस की जगह हम मीटर लिखेंगे, उसका स्क्वायर ले लिया, रो क्या है डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब उसका, तो उसमें उसकी पावर, और फिर ये वेलोसिटी का हमने पावर के रखी है। सो ये हमने कर लिया और ये सॉल्व किया तो हमें उससे क्या मिल गया, ये हमें मिला। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सेम बनानी है ताकि हम पावर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकें जैसे हम करते हैं मैथ्स में। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर कॉमन ले लूँगी और ये भी अंदर वाले के यूनिट्स आ गए मीटर पर सेकंड, ये कॉमन आ गया। अब मैं डायरेक्टली पावर्स को कंपेयर कर सकती हूँ। सो के इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें एक और एग्जाम्पल अगर लोग फाइंडिंग एंड अननोन भी कर सकते हैं, फाइंडिंग पावर भी कर सकते हैं। सो मेरे पास फॉर्मूला है फॉर एग्जाम्पल ई इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जिसमें मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब एनर्जी के मैंने अभी यूनिट्स फाइंड किए थे, वो क्या थे, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्या होता है के जी में, और सी का हमने स्क्वायर लिया। अब जो हमने फाइंड करना है उसके अलावा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके सो नाउ यू से दैट के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड इज इक्वल्स टू सी कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, यहाँ के जी कैंसिल आउट हो गए। सो हम कह सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम टू एस माइनस 2। हमें क्या देख रही हूँ, सी पे पावर क्या है 2, तो अब मुझे यहाँ पे भी पावर 2 करनी है ताकि अगर मेरे पास पावर सेम है तो मैं ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ कंपेयर कर सकूँ। ठीक है, सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पावर 2 लेने के लिए मुझे क्या करना है, एम एस माइनस 1 की पावर 2। क्यों, क्योंकि जब हम किसी मतलब जब हम किसी इक्वेशन का स्क्वायर ले रहे होते हैं तो जो अंदर वाली पावर होती है वो इधर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ क्या पावर है 1, जो कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब पावर 1 है। सो 1 इंटू 2 2 और माइनस 1 इंटू 2 2। अब ये मेरे पास सेम आ गया। अब मैं डायरेक्टली अंदर वाली चीज़ कंपेयर कर सकती हूँ, व्हिच मींस दैट सी इज इक्वल्स टू एम एस माइनस 1। अब मैं दोबारा इसको पुट करके चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है या नहीं। जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें गिवन होते हैं वो ऑलरेडी होमोजीनियस होते हैं। लेट्स सी ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो ई के मेरे पास क्या यूनिट्स थे, के जी एम टू एस माइनस 2 मैथ इन केजीज, और ये हमने सी अभी भी क्या फाइंड किया, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सी क्या है, स्पीड, और इस फॉर्मूला के अंदर आई थिंक स्पीड ऑफ लाइट होती है। सो एम एस माइनस 1 इंटू स्क्वायर के जी एम टू एस माइनस 2 इज इक्वल्स टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या था, मेरे पास यूनिट्स मैंने करेक्ट डिराइव किया। अगर कभी भी शक हो अपने आंसर में तो हमें इस तरह से होमोजेनिटी चेक करनी चाहिए अपने यूनिट्स की। नेक्स्ट वी हैव द रीजनेबल एस्टिमेट्स। कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनके रीजनेबल एस्टिमेट्स हैं, तो ये मैंने देख के लिखे थे डिफरेंट नोट्स से, और इनके एमसीक्यूज में एक मार्क आ सकता है या थ्योरी में कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, सो इन्हें हम मेमोराइज कर सकते हैं। देन अच्छा इसमें एक नोट है कि रीजनेबल एस्टिमेट्स को हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर से देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आगे हमसे कोई कह सकते हैं कि यूजिंग द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ दिस क्वांटिटी हमें ये फाइंड करके दिखाएं। तो अगर हम कम सिग्निफिकेंट फिगर्स ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब इससे कम तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता कि ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस क्वांटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर मेरे पास कोई आंसर आ रहा है 2 पॉइंट, मतलब एक एस्टिमेट है जो 2 है, अगर मैं उसकी जगह 2.4444 ले रही हूँ तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो हमेशा हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है। जैसे यहाँ पे इधर मेरे ख्याल से कुछ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 1.212 और ये 120 वगैरह, इनको हम 1 में ही लिख सकते हैं। इसको मैं 120 वॉट्स की जगह 100 वॉट्स ही लिख दूँगी, और यहाँ 136 है तो इसको मैं 1 ही कंसिडर करूँगी, 10,000 हो जाएगी डेंसिटी। Then what is a reading? Reading is a single determination of a value of an unknown quantity taken during an experiment. पहले मैं मेजरमेंट की डेफिनेशन बता दूं, फिर मुझे डिफरेंस पता चलेगा रीडिंग में और मेजरमेंट में। फिर मेजरमेंट क्या है, द फाइनल रिजल्ट यूजिंग अ सीरीज ऑफ रीडिंग्स व्हिच इज ओनली प्रिसाइज अप टू अ सर्टेन डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, रीडिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्केल है, ओके इस पे मैं जो देख रही हूँ कि क्या नंबर लिखा है 9 है, ये मेरी रीडिंग है। ओके, और मेजरमेंट क्या है, हम जो चीज़ इससे मेजर करें, लाइक अगर मैं ये देख रही हूँ, मतलब हाथ पकड़ के मेरे पास ये देख रही हूँ क्या 14 लिखा है, ये मेरी रीडिंग है जो मैं यूजिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले रही हूँ। और फॉर एग्जांपल मैंने मेजरमेंट ली है, मेजरमेंट क्या होगी, लेट्स सी, ओके आई एम ड्राइंग दिस लाइन, और मुझे मेजर करनी है इसकी लेंथ। मैंने ये स्केल यहाँ पे रखा है, ओके ठीक है। तो अब मेरे पास रीडिंग क्या होगी, एक रीडिंग मैं यहाँ से लूँगी, एक रीडिंग मैं यहाँ से लूँगी। यहाँ से क्या रीडिंग आई है मेरे पास, ऑब्वियसली ये 0 है। यहाँ से क्या रीडिंग आ रही है, ये वाला पॉइंट 2.1। ये मैंने 2 रीडिंग्स ली हैं और इससे मेजरमेंट मुझे क्या मिली है, इसकी लेंथ कितनी है 2.1, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये एक और लाइन है, अब मुझे पता है कि मेरा स्केल खराब है फॉर एग्जांपल, तो मुझे कहीं मिडल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास अभी भी 2 रीडिंग्स हैं ना, ये मैंने मेक श्योर किया कि ये 7 से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या कहाँ पे आ रहा है 9.5। तो अब ये मेजरमेंट 7 और 9.5 तो नहीं है ना, मेरी मेजरमेंट क्या होगी 9.5 माइनस 7 इट इज इक्वल टू 2.5, नहीं आई थिंक हाँ
2.5। सो हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो मेजरमेंट है। ये एक डिफरेंस है। रीडिंग हमने जो हमने इंस्ट्रूमेंट से चीज़ पढ़ी है वो रीडिंग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रीडिंग ही मेजरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था 0 से, तो मेरी रीडिंग मेजरमेंट के इक्वल थी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया था, लेकिन अगर मैं नहीं स्टार्ट किया तो मेरी मेजरमेंट और रीडिंग में डिफरेंस आएगा। ओके, अब मेजरमेंट अब जो रीडिंग होती है टू सम एक्सटेंट उसमें इतना ज़्यादा एरर का चांस नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ अनसर्टेनिटी तो प्रेजेंट होती है ना। अब देखते हैं अनसर्टेनिटी क्या होती है। अच्छा, पहले मैंने एक एग्जांपल लिखी है। अ रूलर मेजर्स द लेंथ ऑफ द ब्लॉक विद 2 रीडिंग्स टेकन ऑन बोथ साइड्स व्हिच आर सबट्रैक्टेड टू गेट द फाइनल आउटकम। अब मैंने ये जब लेंथ मेजर की है तो उसके लिए मैंने 2 रीडिंग्स ली है, राइट। लेकिन मेजरमेंट्स मेरे पास कितनी आई है? एक मेजरमेंट आई है, क्योंकि मैंने एक साइड मेजर किया। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब है मेरे पास। ओके, इसकी मैंने कितनी रीडिंग्स लेनी है? मैंने अगर इसकी 3 साइड्स को मेजर करना है, ये एक 2 रीडिंग्स हो गई, 1 2, एक यहाँ से एक यहाँ से, फिर ये इसकी वेट हो गई, 3rd रीडिंग 4th रीडिंग यहाँ से, और फिर ये है इसकी हाइट। ऑब्वियसली क्यूब है, सेम होगी, लेकिन अगर कोई और मेरे पास फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड होता है जिसकी तीनों लेंथ डिफरेंट होती है, तो ये हो जाएगा 5th और 4th, मतलब 5th और 6th। मैंने हर तरफ से रीडिंग्स ली है, तब मेरे पास जाके कितनी मेजरमेंट्स आई हैं? लेंथ, विड्थ, हाइट। तो मेरे पास 3 मेजरमेंट्स आई, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर जितनी भी मेजरमेंट्स आई उसकी डबल रीडिंग्स हो। इट्स नेसेसरी, वो डिपेंड करता है कि हम किस डिवाइस से क्या मेजर करें। अगर मैं थर्मोमीटर से कुछ टेम्परेचर मेजर कर रही हूँ तो मुझे मेक श्योर करना नहीं होता कि मैं नीचे से 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो तो मतलब ऑब्वियसली बात है ना, मर्करी जहाँ पे होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो ऊपर से जो मैं चीज़ रीड कर रही हूँ वही मेरी रीडिंग है, वही मेरी मेजरमेंट है। फिर अनसर्टेनिटी। Uncertainty is the estimate of range of values for which the true value lies for a measurement. Okay, मैं अभी बताती हूँ कि uncertainty है क्या। पहले absolute error हो जाए फिर इकट्ठा। Okay, absolute error due to the limitations of measuring instruments, it's not possible to measure accurate dimensions of any object. Therefore, a range of values is given. Okay, अगर मेरे पास ये स्केल है, okay, और मैंने कोई ऐसी चीज़ मेजर करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे स्केल पे ऊपर लिख रही है ये। ओके, अब मेरे पास कोई ऐसी रीडिंग आ रही है जो स्टार्ट तो बिल्कुल यहाँ से हो रही है, लेकिन उसका एंड पॉइंट है इसके बीच में आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इस लाइन के बीच में मेरे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज होती है, डिफरेंट रेंज होती है ना। मुझे नहीं पता वो एग्जैक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास लीस्ट काउंट एक स्केल की होती है 0.5 mm। 0.5 mm क्या होता है? इसके सेंटर में। अब मुझे नहीं पता मैं उससे ज़्यादा छोटी वैल्यू में किस तरह से मेजर करूँ। मुझे नहीं पता इसके बीच में 0.6 पे, 7 पे, 8 पे, तो वो एक हमारे पास अनसर्टेनिटी। तो मैं प्लस माइनस करके लिखूँगी। अगर मेरे पास रीडिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये है फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि 4.2 है, लेकिन ये क्या हो सकती है? उससे ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो मैं लिखूँगी 4.2 प्लस माइनस दिस, कि मेरे पास एरर और अनसर्टेनिटी है। एरर क्या होता है? बेसिकली एरर एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब एक एरर होता है जो अनसर्टेनिटी कॉज करती है। एरर इन रीडिंग विल कॉज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। मुझे एरर किस तरह से मैं कॉज करूँगी? अगर मैं स्केल की रीडिंग सही नहीं पढ़ रही हूँ या पैरेलक्स एरर हो रहा है, तो एरर कॉज करेगा अनसर्टेनिटी। जब एरर आएगा तभी रीडिंग्स में अनसर्टेनिटी आएगी, वैल्यूज में। अच्छा, अब यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर और 1 नॉन जीरो डिजिट। ओके, लाइक अगर एरर है तो मेरे पास कितना एरर होगा? मैंने जैसे अभी यहाँ पे बताया प्लस माइनस 0.5, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं सिर्फ प्लस माइनस 0.51 तो नहीं कह सकती, ऑब्वियसली मुझे भी श्योरिटी नहीं है इतनी। इसकी लीस्ट काउंट है 0.5। देन नॉर्मली एब्सोल्यूट एरर इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, वो क्या थी? लीस्ट काउंट ही थी। ओके, व्हेन टेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इज डिफिकल्ट, द एब्सोल्यूट एरर बिकम्स ग्रेटर देन द लीस्ट काउंट। अगर मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर से थोड़े अब मैं बार इसी एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें तो मुझे एक्जैक्टली नजर आ रहा है ना क्या लिखा है। अगर इसमें से मिटा हुआ तो थोड़ा सा तो मेरे रीडिंग लेना मुश्किल हो जाता, मुझे ब्लर ब्लर दिख रहा होता, तो मैं बिल्कुल श्योर होकर नहीं कह सकती कि हाँ यही रीडिंग है इसकी और इसके बीच में, लेकिन कोई और भी रीडिंग हो सकती है। तो जब मेरे पास एरर का चांस बढ़ रहा है तो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। जब हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेना मुश्किल हो जाता है तो एरर बढ़ जाता है लीस्ट काउंट से, क्योंकि अब लीस्ट काउंट से ज़्यादा हो रहा है ना। अब फॉर एग्जांपल 7 और 10 है, इनके दरमियान का सब कुछ मिटा हुआ है, ये दोनों नहीं है। अब मैं इसके बीच में कोई भी तुक्के से अंदाजा से नहीं बता सकती ये लाइन से मिटी हुई है, मैं किस तरह से बताऊंगी? ऑब्वियसली फिर लीस्ट काउंट से ज़्यादा हो जाएगा मेरा एरर। देन फॉर अ मूविंग object when human reflexes are involved, the absolute error becomes greater than least count and can be calculated using the formula ये formula। अच्छा, सबसे पहले ये जो हम मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने बाउंस करना है और उसकी बाउंस हाइट जो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है वो मेजर करनी है। उसके लिए मैं अपना मीटर रूल या जो ये स्केल में रख रही हूँ, जब मैंने बॉल को बाउंस किया, अब ह्यूमन रिफ्लेक्सेस इतने तेज नहीं होते until and unless मैं कोई स्पीड टाइम कैमरा यूज़ कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल बॉल यहाँ तक आई, अब मुझे नहीं पता वो यहाँ तक आई थी, यहाँ तक या यहाँ तक, 3-4 दफा रिपीट करने के बाद में एवरेज भी लूँगी तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मौजूद जरूर होगी। अब इतनी रेंज आ रही है मेरे पास मिनिमम भी, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब मेरा लीस्ट काउंट से तो वो चली गई ना आगे, तो इसका मतलब मेरी जो अनसर्टेनिटी है, एरर है, वो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी हम रेंज को डिवाइड बाय 2 करें एरर फाइंड करने के लिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो एग्जाम्पल दी बॉल वाली, उसमें मेरे पास जो था मैक्सिमम हाइट मुझे लगा कि आ रही है 13.4, मतलब मुझे लगा कि मैक्सिमम इतनी ऊपर जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, और मिनिमम मुझे लगा कि कम से कम इतनी तो ऊपर गई है, तो वो कितनी है? 12.1 फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगा। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 करूँगी। इन दोनों का डिफरेंस आता है 1.3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0.65। तो ये 0.65 मेरे पास क्या है? मेरी अनसर्टेनिटी है, जो एरर है। अब मेरे पास इसकी 0.65 सेंटीमीटर्स में, विच मीन्स कि 0.65 जो है ये मेरे पास सेंटीमीटर्स में, इसका मतलब होगा कि 6.5 मिलीमीटर्स है। अब मेरे पास इसकी लीस्ट काउंट कितनी थी? 0.5 mm, राइट। मेरे ख्याल से 0.1 mm थी, इसकी मैंने गलत बताई, 0.1 mm। लेकिन अब जब मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो मेरे पास उससे ज़्यादा एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो मुश्किल हो गया था ना मूविंग ऑब्जेक्ट हम फाइंड करने के, क्योंकि ह्यूमन रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व थे। इसकी एग्जाम्पल है लीस्ट काउंट, मतलब हमारे पास रेंज होती है जब हम ऐसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर
लीस्ट काउंट को मैंने डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, क्यों? क्योंकि वो रेंज है। और अगर मेरे पास मैं स्केल से कोई मेजरमेंट ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास 2 रीडिंग्स आ रही है ना, तो मैं 2 रीडिंग्स करूँगी डिवाइड बाय 2, 0.1 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो अगर मैं 2 रीडिंग्स ले रही हूँ तो लीस्ट काउंट एरर बन जाता है। अगर एक रीडिंग ले रही हूँ डिवाइड बाय 2 करना है, राइट? रेंज है क्योंकि द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एनी रीडिंग इज हाफ द लीस्ट काउंट। पर रीडिंग की बात हो रही है यहाँ, मैं स्केल से चीज़ मेजर कर रही हूँ या कोई प्रोटेक्टर से, इन चीज़ों से कर रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं 2 रीडिंग्स मेजर कर रही हूँ। 2 रीडिंग्स मीन्स कि हम 2 दफ़ा ऐड कर देंगे जो हमारे पास डिवाइड बाय 2 वाली चीज़ होगी। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट ही आ जाएगी। देन फाइंडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वेयर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड। सो लेट्स सी। स्टेप 1, टेक मेजरमेंट 4 to 5 टाइम्स, ये मैंने बताया था एवरेज वाली बात। देन टेक एवरेज फॉर द एक्यूरेटली मेजर्ड वैल्यूज। स्टेप 3, फाइंड द रेंज एंड डिवाइडेड बाय 2 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे हमने रेंज वाली बात की थी। अगर मैं 4 to 5 टाइम्स मेजरमेंट ले रही हूँ और उसको एक्यूरेटली मैं 2 दफ़ा लूँगी 4 to 5 टाइम्स, जो मैं डिवाइड करूँगी उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगी और डिवाइड बाय 2 कर दूँगी ताकि मुझे एब्सोल्यूट एरर मिल जाए। अच्छा, उसके बाद मेरे पास अनसर्टेनिटी के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वाला रूल पीछे रह गया, उसके अंदर क्या था कि हम जब कोई 2 वैल्यूज़ को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो वैल्यूज़ एज इट इज़ होंगी, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड अप हो जाएगी। जैसे अगर मेरे पास कोई मैंने 2 रीडिंग्स ली हैं 2 और 4, और उन दोनों में अनसर्टेनिटी 0.1, ठीक है? तो अब मैं 2 और 4 को ऐड करूँगी या सब्ट्रैक्ट करूँगी, जो भी मुझे उनके साथ करना है मैं करूँगी, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड हो जाएंगी। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दोनों में अनसर्टेनिटी ऐड होगी, वैल्यूज़ के साथ जो हो रहा है होता रहेगा। देन सेकंड केस इज कोफिशिएंट मल्टीपल विद वेरिएबल, यानी हम किसी नंबर से अपने नंबर जो भी हम वैल्यू है उसको और उसकी अनसर्टेनिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस माइनस, यानी इससे माइनस मतलब इतना कम भी हो सकता है वैल्यू में, जो एक्जैक्ट वैल्यू है इससे इतनी ज़्यादा हो सकती है, एक रेंज है। सो अगर मेरे पास 4 है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास उस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, उसकी अनसर्टेनिटी से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मेरे पास कोई लेंथ है 1 + -2 और उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो इसका मतलब 4 + -8, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसे इसमें हुआ है, ठीक है? और ये हमारे पास क्या है, मतलब ए फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू, और ये बी मतलब हमारे पास लेंथ की वैल्यूज हैं ये। मल्टीप्लाई द वेरिएबल विद बोथ, ठीक है? फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ अनसर्टेनिटीज, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो थी वो कोफिशिएंट के साथ, किसी नंबर के साथ हुई थी, कोई वैल्यू हमें गिवन थी। अब हमने अनसर्टेनिटीज की बात करें तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसकी एग्जांपल भी देके दिखा देती हूँ। पहले हम ये वाला देखें, पावर रूल। पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अनसर्टेनिटी a इज इक्वल्स टू bx, तो अनसर्टेनिटी ऑफ a ओवर a इज इक्वल्स टू x, यहाँ जिसका पावर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी अनसर्टेनिटी से डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। अभी इस तरह से समझने का पहले मैं ये वाला दिखा देती हूँ, फिर मैं और एग्जांपल दे देती हूँ। ओके, सो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, राइट? और मुझे एरिया और एरिया में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आर की जो है वैल्यू और उसकी अनसर्टेनिटी गिवन है। आर इज इक्वल्स टू 4 + -0.2 मीटर, ये हमारे पास रेडियस है। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया के लिए मैं क्या करूँगी? एज इट इज फॉर्मूला में रेडियस की वैल्यू डाल दूँगी पाई समेत, ऑल्दो वो कांस्टेंट है लेकिन फॉर्मूला में तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो 16 पाई की वैल्यू है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगी। मेरे पास क्या 3 चीज़ें मौजूद हैं? रेडियस, रेडियस में अनसर्टेनिटी, एरिया, और फिर मैंने फाइंड क्या करना है? अनसर्टेनिटी इन एरिया। उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। अनसर्टेनिटी मैंने फाइंड करनी है, एरिया की वैल्यू क्या है? दिस वाज अ मिस्टेक, तो मैं इसको मैंने 50 लिखा हुआ है। ओके, दिस इज 50, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ 16 लिखा है, दिस इज 50। सो ओवर 50 इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास पावर क्या थी? 2। सो मुझे यहाँ पे पावर की जो वैल्यू है, जो नंबर है पावर का, वो मैं मल्टीप्लाई करूँ किसकी? अनसर्टेनिटी के साथ, रेडियस की। 2 × 0.2 डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू क्या थी? 4। अब मेरे पास ये 50 है बेसिकली, जो 50 यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 0.2 इज 0.4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इसके मेरे पास अनसर्टेनिटी इन एरिया कितनी आ गई? 5 मीटर स्क्वायर। तो अब मेरे पास मैं एरिया को किस तरह से लिखूंगी? एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस दी अनसर्टेनिटी व्हिच इज एरिया इज इक्वल्स टू 50 ± 5 मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है? सो अब मुझे उन्होंने कहा हुआ है कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू 3 ± 0.2 वोल्ट्स, ठीक है? और रेजिस्टेंस दी है 32 ± 0.96 ओम्स। मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज ली है। सो व्हाट डू आई नीड टू कैलकुलेट? मुझे आई की वैल्यू चाहिए उसकी जो है अनसर्टेनिटी के साथ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? फॉर्मूला यूज़ करते हुए आई की वैल्यू निकालूंगी और अनसर्टेनिटी उसके बाद निकलेगी, राइट? सो अच्छा, मैंने इसे बताया नहीं, जब हम अनसर्टेनिटी यूज़ कर रहे थे तो मैंने अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे थे तो मैंने आई इग्नोर किया था। अनसर्टेनिटी वाले फॉर्मूला में एक्चुअल में यूज़ होता है। फिलहाल इसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर एज यूज़ हो जाएगा। वी की क्या वैल्यू है? 3 इज इक्वल्स टू आई इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 32। सो 3/32 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 डिवाइडेड बाय 32 विच इज इक्वल्स टू 0.09375, तो इसको हम कहते हैं 0.094 एम्पियर्स। मतलब 2 मैं ले लूँ ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। देन अब मेरे पास क्या आ गया? ये वैल्यू आ गई 0.094, मैंने ये फाइंड करना है। अच्छा, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा? दिस वाला पार्ट, ये जो फॉर्मूला का पार्ट है, लाइक दिस, डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा I ओवर I प्लस डेल्टा R ओवर R। दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? डेल्टा आई ये इस साइड पे होना चाहिए, है ना? इस साइड मतलब इज इक्वल टू कि एक साइड और बाकी चीजें एक साइड हो। मैं क्या फॉर्मूला कर सकती हूँ? डेल्टा आई ओवर आई इज इक्वल्स टू, ये यहाँ जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट डेल्टा V बाय V माइनस डेल्टा R बाय R। लेकिन हमने तो पीछे पढ़ा था कि अनसर्टेनिटीज कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो तो हमेशा ऐड अप होती हैं। तो इसलिए फॉर्मूला गलत है, और चाहे कुछ भी हो रहा मुझे इसको ऐड अप करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या कर सकती हूँ? डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला भी चेंज कर सकती हूँ। V इज इक्वल्स टू आई आर था ना, आई के लिए मैं क्या करूँगी? V ओवर R इज इक्वल्स टू आई। अब चाहे ये डिवाइड हो रहा हो चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, हमने हमेशा इनकी अनसर्टेनिटीज के लिए फ्रैक्शंस को ऐड अप करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, I इज इक्वल्स टू V बाय R, राइट? तो ये अब वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा I ओवर I इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा R
बाय आर। इन केस मैं ये वाला इसी तरह से कर रही हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट भी कर रही हूँ, तो ये सब्ट्रैक्शन वाला साइन मैं यहाँ यूज करूँगी, यहाँ मैं डायरेक्ट पॉजिटिव साइन लगा सकती हूँ। अब मुझे फाइंड क्या करना है, अनसर्टिनिटी इन आई यानी डेल्टा आई। तो मैं अब करूँगी अनसर्टिनिटी इन आई डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू क्या है 0.094 इज इक्वल टू अनसर्टिनिटी इन वोल्टेज 0.2 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू विच इज 3 प्लस हमेशा ऐड करना है रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू क्या है 32 और इसकी अनसर्टिनिटी क्या थी 0.96। अब मुझे डेल्टा आई चाहिए, तो मैं इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दूँगी इस पूरे से। सो अनसर्टिनिटी इन करंट इज इक्वल टू 0.2 over 3 प्लस 0.96 over 32 मल्टीप्लाई बाय 0.094। सो अनसर्टिनिटी इन करंट इज इक्वल टू, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। 0.2 by 3 प्लस 0.96 over 32 मल्टीप्लाई बाय 0.096, सॉरी 0.094 था, अगर भूलिए 0.096 से डिवाइड करके दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.094। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1.03 एम्पियर। तो अब मेरे पास अनसर्टिनिटी आ गई, एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब मैं इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करूँगी? सो फॉर रिप्रेजेंटेशन आई विल से दैट आई इज इक्वल टू, मुझे लगता है ये कुछ मैंने गड़बड़ किया, मैंने डिवाइड कर दिया, आई एम सो सॉरी। इसका आंसर है ये आंसर है, मैंने गलत लिखा 0.0091, क्योंकि मैं ये सोचती कि अनसर्टिनिटी आंसर से बड़ी कैसे आ गई, ये मेरे पास एक्चुअल आंसर है। सो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टिनिटी और यूनिट, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब आगे इसमें क्या था नोट, व्हेन कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कांस्टेंट्स आर रिमूव, however they are included when calculating the original value through given formula। तो मैंने ये बताया था कि जब हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे एरिया की, तो हमने यूज कर लिया और कांस्टेंट्स को। अब इस कांस्टेंट के अंदर पावर्स नहीं होती, क्योंकि पावर यूनिट की पावर होती है। अगर पाई पावर आर होता तो मैं पाई कांस्टेंट है विदाउट यूनिट, तो मैं उसको रिमूव कर देती, लेकिन जो रेडियस है, रेडियस की पावर हम इंक्लूड करेंगे। तो कांस्टेंट रिमूव हो रहा है तो पावर होस पे जो भी हो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। देन वी हैव ये वाली बात, कांस्टेंट विदाउट यूनिट्स नंबर्स आर रिमूव बाय कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल नंबर नहीं है, वो कह रहे हैं a इज इक्वल्स टू bc, तो कह रहा है b इज अ कांस्टेंट विदाउट यूनिट्स, तो मैं b भी रिमूव कर सकती हूँ, क्योंकि इसकी कोई यूनिट्स ही नहीं है, और जिसकी यूनिट्स नहीं होती वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। ओके, देन अनसर्टेनिटी यूजिंग द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रीडिंग टेकन। फॉर ईच रीडिंग डिवाइड द लीस्ट काउंट बाय 2। ये वही वाली बात है, एक रीडिंग है डिवाइड बाय 2 करेंगे, दो रीडिंग है तो फिर अनसर्टेनिटी एज इट इज रहेगी, क्योंकि डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कैंसिल आउट हो जाता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू एक्यूरेटली नोन वैल्यू डेल्टा x ओवर x। इसका क्या मतलब है, अगर इन्होंने मुझे कहा कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बताओ, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन i इज इक्वल्स टू डेल्टा आई बाय आई। ये सिंपल चीज़ है, किसी भी चीज़ में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चाहिए तो ये। अब मुझे इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर चाहिए होती, इस पार्ट को मैं एज इट इज रहने देती, और ये जो चीज़ थी ना, मतलब ये पार्ट जो होता है हमारी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब इसमें क्या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी इन करंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू 0.0091 ओवर 0.094। इसको मैं एज इट इज रहने दूंगी या कैलकुलेट भी कर सकती हूँ। देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यही वाली जो परसेंटेज थी इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी। इसके अंदर मेरे पास एग्जांपल भी है कि अगर ये मुझे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज प्लस माइनस 1 डिग्री, तो इसमें फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 30। अब मैंने अनसर्टेनिटी को डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर में भी मैंने 2 रीडिंग्स लेनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने रीडिंग्स तो 2 दफ़ा लेनी है। अगर ये मेरा प्रोटेक्टर है, यहाँ से मैं एंगल, मतलब मुझे मेक श्योर करना होता है ना कि मैंने 90 डिग्री पे ही रखूँ, मतलब ये मेरी लाइन है तो प्रोटेक्टर इसी तरह रखा हुआ ताकि मैं ये एंगल मेजर कर सकूँ। अगर प्रोटेक्टर टेढ़ा मेरा रखा होगा, मेरे पास सही रीडिंग नहीं आएगी, इसलिए मुझे मेक श्योर करना होता है कि रीडिंग 0 से स्टार्ट होकर जहाँ भी आ रही वहाँ, या 2 रीडिंग्स के बीच में अगर ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, 10 है और इसके बीच में अगर यहाँ पे 50 आ रहा है, तो मुझे इनका डिफरेंस यूज़ करना है। मैं 50 मेरी मेजरमेंट नहीं है, तो मुझे मेक श्योर करने से मुझे 2 रीडिंग्स लेनी होती है। 2 रीडिंग्स लेनी है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी वही हो जाएगी जो मेरे पास लीस्ट काउंट है। फिर फ्रैक्शनल एरर इसमें ये है 1, यानी कि लीस्ट काउंट ओवर एक्चुअल वैल्यू, और फिर मैंने परसेंटेज एरर के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। You can either divide the least count, sorry, you can either divide the least count by 2 in order to get the same answer by the end, or just directly mention it as uncertainty. Apply in case of taking 2 readings only. जब 2 के readings लेते हैं तो उसमें ये होता है, मैंने बताया था। Now error, the difference between the true value and measured value, ये error था। मतलब कि कितना डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू में और जो हमने मेजर किया उसमें, प्लस माइनस का। देन सिस्टमैटिक एरर, एरर्स व्हिच डिक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर मेरे पास स्केल है, ओके, और मैं अपनी हर रीडिंग, यहाँ पे क्या होती है, ये डेड स्पेस है और मैं डेड स्पेस से ही रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये डेड स्पेस है ऑलमोस्ट 0.2 mm की, तो मेरी हर रीडिंग अगर मैं 1 मेजर कर रही हूँ तो ये 1.2 मिलेगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ ऐड अप हो रही है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मिलेगा फाइंड करिए तो 2.2, ये मेरा सिस्टमैटिक एरर है कि सिस्टम के अंदर मौजूद है। अगर मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस, फॉर एग्जांपल एमीटर है, जिसके अंदर जीरो करंट, मतलब जब जीरो करंट जा रहा है मेरे सर्किट में, तो उसके ऊपर रीडिंग शो हो रही है 1 एम्पियर, तो इसका मतलब जो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है तो उसमें वो 1 ऐड अप हो रहा है हर बार। 3 का जा रहा है तो 4 शो हो रहा है, 5 का जा रहा है 6 शो हो रहा है। इसका मतलब मेरा सिस्टमैटिक एरर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो भी रीडिंग होगी उसके अंदर 1 ऐड हो रहा है, या जो भी मेरे पास ऑलरेडी उसके अंदर होती है ना रीडिंग शो हो रही होती है, वो ऐड अप होती जाती है। जैसे स्टॉप वॉच है, अगर उसमें ऑलरेडी 0.3 सेकंड शो हो रहे हैं तो मेरी हर वैल्यू में इक्वल डिफरेंस होगा, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, अब मेरे पास सोर्सेज क्या है सिस्टमैटिक एरर की, जीरो एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट सेटिंग, वही जो मैंने बताया। पर्सनल एरर ऑफ द ऑब्जर्वर, रिपीटेशन ऑफ सेम मिस्टेक। अच्छा, ये लाके अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि ये वाली जो चीज़ है ये 6 नहीं 6.5 है, मैं हमेशा ये वाली रीडिंग 6.5 ले रही हूँ हमेशा, मतलब फॉर एग्जांपल ये इसको मैं 6.5 कहती हूँ, इसको 7.5, तो मेरे पास एक 0.5 का कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये सिस्टमैटिक हो जाएगा जिसमें इक्वल इंटरवल का डिफरेंस हो। अब हम देखते हैं कि हम सिस्टमैटिक एरर्स को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए टेक मेजरमेंट्स मोर केयरफुली, यूज अ डिफरेंट मेथड। ठीक है, अब हम अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई है 1 एमीटर में, मैं कुछ और यूज़ कर देती हूँ, ये वोल्ट मीटर और ओम मीटर यूज़ करके V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला लगा के वोल्टेज वगैरह रेजिस्टेंस करके मैं करंट फाइंड कर लेती हूँ, या कोई और डिवाइस यूज़ कर लूँ। अगर मेरी वर्नियर कैलिपर में प्रॉब्लम आ रही है
तो मैं माइक्रोमीटर स्क्रू की चूज़ कर सकती हूँ अगर इतनी छोटी चीज़ है तो। देन यूज़ अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की वही वाली चीज़ हो गई, फाइंड द सोर्स एंड एलिमिनेट इट, मतलब हाँ वही मैंने इंस्ट्रूमेंट वाला भी बता दिया और मोर केयरफुली वाला। मतलब अगर मुझे लग रहा है 6.5 है, मैं अच्छे से देखो नहीं ये 6 ही है, तो फिर मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। रैंडम errors which decrease the precision of readings। अब रैंडम एरर क्या होते हैं, ज़्यादातर ह्यूमन एरर होते हैं। लेट्स सी सोर्सेज ऑफ रैंडम एरर, पैरेलैक्स एरर ओनली इन एनालॉग स्केल्स। डिजिटल में तो ऑब्वियसली वो रीडिंग आपको दी हुई होती है, एनालॉग स्केल जैसे क्लॉक है, स्केल है, इसमें मुझे खुद रीडिंग देखनी है। तो पैरेलैक्स एरर किस तरह से होता है कि मुझे अपनी अगर मेरी लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर नहीं है उस स्पेसिफिक चीज़ के साथ, इस लाइन के साथ, तो मैं पढ़ने में गलती कर सकती हूँ। अगर मैं इस साइड से होकर देख रही हूँ, लाइक मेरा एंगल 90 डिग्री नहीं है, मैं यहाँ से देख रही हूँ ऑब्ट्यूज एंगल से, तो मुझे वो रीडिंग शायद कम नजर है। अगर क्लॉक की हम स्पेसिफिकली एग्जाम्पल लें तो उसमें अक्सर ऐसा होता है। देन लैक ऑफ केयर बाय द ऑब्जर्वर, लाइक मैं बहुत ही जल्दी में देखना, अच्छा ये रीडिंग लिख दी, लेकिन वो गलत भी तो हो सकती है क्योंकि मैंने केयरफुली नहीं अपनी रीडिंग देखी। चेंजेस इन फिजिकल टेम्परेचर, सॉरी फिजिकल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर की बात करें, थर्मोमीटर मैंने एक पानी के ग्लास में रखा हुआ है, उसमें फॉर एग्जाम्पल रीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस आ रही है रूम टेम्परेचर, थोड़ी देर बाद फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, वो रीडिंग डिक्रीज हो गई और मैं उस दौरान अपना कोई प्रोसीजर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करी थी, तो मेरी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स में तो चेंज आ जाएगा ना कि प्रेशर की वजह से मेरी कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है। अगर मैं रेट ऑफ एवेपोरेशन देखना चाह रही हूँ, वो भी जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे इफेक्ट होगा ना, तो मेरी बाकी जो मैंने इस फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखना होगा, प्रेशर टेम्परेचर की सारी चीज़ें, तो इनको अगर हम केयरफुली देखें। Reducing random errors, take a large number of readings and take the average so that the error may spread out। अब अगर मैं अपनी रीडिंग्स पढ़ते हुए गलती कर रही हूँ, जल्दी में ले रही हूँ, तो मैं अगर एवरेज ले लूँ उनकी, तो मेरा एरर स्प्रेड आउट हो जाएगा। मैंने 4.3 एक रीडिंग पढ़ी, एक 4.7, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूँगी 4.5, तो मुझे उनकी बीच की सी वैल्यू मिल जाएगी जो मेरी ट्रू वैल्यू के करीब हो। देन टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर, कीप योर आई परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट। ये वही वाली बात हो गई कि मैंने बिल्कुल सामने से पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी बिल्कुल सामने से पढ़ना है, लार्ज या स्मॉल एंगल पे नहीं, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर रख के। नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी, हाउ क्लोज द वैल्यूज आर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है, जो एक्चुअल वैल्यू है एक चीज़ की। अगर मैं लेंथ मेजर करी हूँ 20 सेंटीमीटर में मेजर करी हूँ, तो मैंने देखना है कि मेरी मेजर्ड वैल्यू जो आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। Precision, how close the values are to one another shows the quality of experiment। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे कोई वैल्यू दी है कि ये एक सर्किट है, इसमें इतना करंट आता है 20 एम्पियर, अब आप अपना निकालें। अब मैं मेजर करी हूँ, मेरा आंसर आ रहा है 15.2। अब वो एक्यूरेट तो नहीं है ऑब्वियसली, इतना ऑलमोस्ट 5 एम्पियर का डिफरेंस आ रहा है, मेरी रीडिंग एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो जो ट्रू वैल्यू 20 उसके करीब नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं 3-4 दफा रिपीट करी हूँ एक्सपेरिमेंट, मेरे पास रीडिंग आ रही है 15.2, 14.9, 15.12, तो इसका क्या मतलब, वो मेरी रीडिंग्स आपस में करीब है। इसका मतलब मैं जो परफॉर्म करी हूँ वो ठीक है, तो इसका मतलब मेरी रीडिंग्स प्रिसाइज है, एक दूसरे के करीब है और मेरा एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी अच्छी है। और जहाँ तक बात है 20 एम्पियर्स वाली, तो उसमें ये भी हो सकता है ना कि जिससे किसी और ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और मैंने परफॉर्म किया, वो दो उनमें डिफरेंस हो, बैटरीज में डिफरेंस हो, सर्किट्स में डिफरेंस हो, या एमीटर खराब हो, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन प्रिसाइज है मेरी रीडिंग्स। Accuracy can be improved by reducing systematic errors। Systematic errors कॉज करते हैं accuracy, अगर accuracy अगर हमें बढ़ानी है तो हम systematic errors को हटा देंगे, और precision को हम improve करने के लिए random errors जो human errors होते हैं उनको खत्म कर देंगे। Accuracy depends upon the equipment use, skill of the observer and the technique used। तो फिर ये हमारे पास वही systematic error वाले factors आ गए। और दूसरा precision के लिए choice of an instrument affects precision। Smaller the least count of an instrument, greater its accuracy। अगर मेरे पास diameter of a paper मुझे measure करना है, डेफिनेट सी बात है मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर करूँगी, लेकिन अगर उसकी जगह मैं वर्नियर कैलिपर यूज़ करी हूँ तो मुझे चाहे उससे अच्छी एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है, लेकिन उसमें लीस्ट काउंट ज़्यादा है ना, तो एरर का चांस बढ़ जाता है। तो मुझे जितनी प्रिसाइज रीडिंग चाहिए, मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगी जो उसको मेजर कर सकते हैं विद वेरी शॉर्ट लीस्ट काउंट के, स्मॉल लीस्ट काउंट उसकी। नाउ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा, ये मेरे पास एक ग्राफ है। द एवरेज ऑफ द डाटा मस्ट बी क्लोज टू ट्रू वैल्यू इन ऑर्डर टू बी एक्यूरेट। ये जो लाइन है ना, ये ट्रू वैल्यू है, इसके आसपास से वैल्यूज तो वो एक्यूरेट है, दूर दूर है तो वो एक्यूरेट नहीं। डेविएशन स्प्रेड, ये जो प्लॉटिंग है, ये जितनी करीब होगी उतना प्रिसाइज डाटा होगा, दूर दूर मैं क्या बोलूँ, सॉरी, ये जो एक्स है अगर ये इस लाइन के साथ नीचे होते तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता, इसका मतलब वो एक्यूरेट नहीं है। और अगर ये एक्स एक दूसरे के करीब है तो इसका मतलब ये प्रिसाइज है। अभी हमें इन ग्राफ से पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के ग्राफ्स हैं। अगर ये मेरे पास ट्रू वैल्यू की लाइन है, जो डॉटेड लाइन है ट्रू वैल्यू है, अगर मेरा ग्राफ ट्रू वैल्यू से दूर है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्यूरेट नहीं है। ये मेरे पास एक्यूरेसी का ग्राफ है, जो इस तरह के कर्व वाले, और लाइन वाले प्रिसीजन के, मैं बताती हूँ। अब प्रिसीजन क्या है कि ग्राफ कितना स्प्रेड है। अब इसमें स्प्रेड कम है, इन दो ग्राफ में, इनमें स्प्रेड ज़्यादा है, जितना ज़्यादा स्प्रेड उतनी कम प्रिसीजन, क्योंकि स्प्रेड क्या शो करे कि उन क्वांटिटी के अंदर मेरी मेजर क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब ये दोनों करीब है, इसका मतलब बहुत, ये दोनों प्रिसाइज है। ये दोनों दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों प्रिसाइज नहीं है। अब इसलिए मैं देखूँ ट्रू वैल्यू से दूर जा रही है, ये जो मेजर वैल्यूज है ट्रू वैल्यू से दूर हो गई, इसका मतलब इनएक्यूरेट। यहाँ पे ट्रू वैल्यू के आसपास लाया करिए, राइट, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रू वैल्यू के आसपास लाया करिए, एक्यूरेट, यहाँ पे कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पे दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये इनएक्यूरेट है, ट्रू वैल्यू से दूर हो गया। अब ये वाले ग्राफ्स देखते हैं, लाइन वाले के अंदर ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से दूर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के करीब है। यहाँ पे क्या है कि ट्रू वैल्यू के ऊपर एब्सोल्यूट जो है वैल्यू हमारी वो लाई करिए, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्यूरेट है, लेकिन वैल्यूज आपस में दूर दूर है, इसका मतलब प्रिसाइज नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ट्रू वैल्यू के ऊपर भी लाया करिए वैल्यूज और एक दूसरे के आसपास भी देंगे, इसका मतलब प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। लास्ट ये वाला, इसके अंदर ट्रू वैल्यूज दूर दूर जा रही हैं, यहाँ पे देखें यहाँ तक आ गई, और एक दूसरे से भी दूर दूर जा रही हैं। सी, इसका मतलब नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। इसी टॉपिक में जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ का। ये क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड टाइम पीरियड एंड वोल्टेज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि कैसे होता है। ये हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ग्राफ होता है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे हमें वोल्टेज दिया होता है और वाई एक्सिस पे टाइम गिवन है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, और ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू कोई चीज़ फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक वेव बनी हुई है और टाइम बेस सेटिंग क्या है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, वन कंप्लीट वेव पहले देखते हैं कितने टाइम में हो रही है।
कंप्लीट वेव क्या होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे जाके एंड हो रही है तो वेव कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे वन बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर, वेव कहाँ जाके कंप्लीट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब हम डिस्टेंस चेक करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस क्या है वेव लेंथ है। सो 8 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय एक बॉक्स की लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब वेव लेंथ, वन कंप्लीट वेव की जो लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, टाइम बेस सेटिंग मल्टीप्लाई बाय द वेव लेंथ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 160 सेकंड्स। नाउ फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओवर टाइम पीरियड, तो मुझे क्या मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 हर्ट्ज, और हर्ट्ज क्या होते हैं एसआई बेस यूनिट्स में पर सेकंड, यानी 1 ओवर एस क्योंकि 1 ओवर टी था। अब द टाइम मस्ट ऑलवेज बी टेकन इन सेकंड्स क्योंकि उसका क्या है एसआई यूनिट, एज फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट्ज व्हिच मींस पर सेकंड। अगर मेरे पास ये मिली सेकंड में होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता मल्टीप्लाई बाय पावर -t के साथ, और अगर मैं इसे कन्वर्ट नहीं करती तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है वो हर्ट्ज में नहीं है, पर मिली सेकंड होगा, लेकिन पर मिली सेकंड हर्ट्ज नहीं होता। हम इसमें हमारे पास 3 फॉर्मूलास आ जाते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस सेटिंग्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन वेव, यानी वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें, वेवलेंथ क्या होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन बॉक्स, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, ये वही वेव्स वाला फॉर्मूला है। अब जो वन बॉक्स की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, इसमें 1 सेंटीमीटर थी, किसी और में ज़्यादा या कम भी हो सकती है।